हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इनटू साइको। इस वीडियो में हम आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए विज्ञान के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। मैंने आपको जैसे बोला था कि 20 वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो 20 वीडियो में ये सेकंड पार्ट है। ओके, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे साइंस के, जिनको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है, गुरुत्व त्वरण का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है निम्न में से किस कारक पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यदि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इजक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे एम क्या होता है? प्लैनेट का द्रव्यमान, और आर क्या होता है? प्लैनेट की रेडियस यानी प्लैनेट की त्रिज्या। ठीक, तो जी किस किस पे कर रहा है? एक तो द्रव्यमान पे कर रहा है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी अगर प्लैनेट को हम पृथ्वी लें तो पृथ्वी का द्रव्यमान पे, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो जी होता है ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ये तो सब जगह एक ही होता है, कांस्टेंट है ये। तो इस पे जो मेनली जी है, स्मॉल जी किस पे कर रहा है? एक तो एम पे कर रहा है और एक आर पे कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो गया? एक तो प्लैनेट के द्रव्यमान पे करेगा, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट की त्रिज्या पे करेगा। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में सी और डी होना चाहिए। सी और डी एक ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर सी में, बाकी सी और डी नहीं, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बी सी डी। बी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिरने वाली वस्तु पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, ठीक है, तो हमें करंट दे रखा है, 0.9 एम्पियर, और टाइम दे रखा है 2 मिनट। ठीक, और हमें निकालना है आवेश यानी क्यू निकालना है। ठीक, तो कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये तीनों हो। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है? करंट का ही फॉर्मूला होता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? क्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्यू इजगल टू हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, क्यू इजगल टू आई इंटू टी हो गया। अब आई की वैल्यू 0.9 और टी की वैल्यू है 2 मिनट। ये मिनट में है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है समय का वो होता है सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट को सेकंड में करना है, 60 से इंटू कर देंगे, ये सेकंड में हो गया। इसको इंटू करेंगे, ये हो गया 18, 1.8 इंटू 60। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 18 सिंह 108 हो गया, 108.0। ठीक है, तो 108.0 हो गया इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर सी में 108 गुलाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पानी के संघनन नहीं है, संवहन होगा, के लिए विशेष ऊतक है। तो इनमें से कौन से प्लांट के टाइप हैं जिनमें पानी के संवहन के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है? ठीक है, और पानी का संवहन प्लांट में कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जिनके अंदर जाइलम पाया जाता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं प्लांट किंगडम को एक बार। प्लांट किंगडम में तो इसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। ठीक है, एक तो क्रिप्टोगैमी, ठीक है, एक फेनेरोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फूल नहीं देख सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमी प्लांट वो होते हैं जो फूल दे सकते हैं। ठीक है, फूल दे सकते हैं, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, थैलोफाइटा ये होते हैं जो सबसे पुराने पौधे के टाइप्स होते हैं, और ये सिंपल होते हैं बिल्कुल। इनकी बॉडी जो होती है डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। ठीक है, और जो एग्जाम्पल इसके हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, ग्रीन एल्गी हो गया, रेड एल्गी हो गया, अलग अलग टाइप के एल्गी होते हैं। जो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। इनकी भी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, यानी कि तना, फूल, पत्ती इनमें विभाजित नहीं होती है। टेरिडोफाइटा ये इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड तो होती है, यानी पत्ता होगा, तना होगा, लेकिन जो इनमें वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, वस्कुलर टिश्यू कौन से? वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का संवहन करता है। ठीक है, तो ये वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है इसमें। इनकी बॉडी तो डिफरेंशिएटेड होती है टेरिडोफाइटा की, लेकिन इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनको नग्न बीजी बोलते हैं। ठीक है, बीज ऐसे पड़े रहते हैं, यानी फल के अंदर बीज नहीं होते। जबकि एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? यानी इनके बाहर कवरिंग होती है फल की, फल के अंदर बीज होते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो हमने देखा कि सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ही पानी के लिए जाइलम होता है, पानी के संवहन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म हमारा आंसर हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एल्केन्स। एल्केन्स लास्ट में क्या आता है? एन आता है, जिनके लास्ट में एन। तो ये तो ऐसे देख सकते हैं, एन किसके उसमें आ रहा है? लास्ट में, ठीक। इथेन, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा इथेन, ठीक है। मेथ, एथ, ऐसे इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6, ठीक है। ये होता है CnH2n+2। तो मेथ, एथ, ठीक, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और +2 6, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं? जो फ्लावर नहीं दे सकते हैं, फूल नहीं दे सकते। क्रिप्टोगैम में क्या था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो यहाँ देखते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिल अम्ल को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, ठीक है। देखिए, कार्बोक्सिल अम्ल लिया CH3COOH, ठीक है। एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाया, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो बन गया CH3COOCH2CH3, ठीक है। यही हुआ एस्टर हमारा। इसकी गंध पूछे, इसकी गंध कैसी होती है? तो फल जैसी गंध होती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ? इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। एक दिन का बताना है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा एनर्जी का, क्या होता है? जो कमर्शियल यूनिट निकालते हैं हम, ठीक, उसमें होता है पावर उसकी कितनी है, ठीक है, कितने डिवाइस लगे एन, और कितने देर तक चलाया जा रहा है यानी समय, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये किलो वाट में निकल जाता है। अगर 1000 नहीं लगाएंगे तो ये वाट में निकलता है, ठीक है, किलो वाट आवर में निकलता है, ठीक है, अगर 1000 लगा देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे पावर दे रखी 1250, ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें 3 घंटे, ठीक है। 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, काटा इसको, ठीक है, इसको काटा तो कितना हो गया? क्या 5 या 15, 1 6 और 1 7 और 3 एकम 3, ठीक है। और ये हो गया डिवाइडेड बाय कितना है? 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 3.75 आ गया। 3.75 ये क्या आ गया? किलो वाट आवर में आया है ये, ठीक है, किलो वाट आवर। और आपको पता होगा कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। और यूनिट में ही पूछ रहा था ये, तो हमारा आया था 3.75 किलोवाट, तो ये हो गया 3.7 यूनिट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये बोल देता कि 1 यूनिट की कीमत है 2.5 रुपये, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे टोटल कितना बिल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? नॉन मेटल का नहीं है, तो जोड़ के देख लेते हैं सबको क्या क्या बन रहा है। 2 8 और 5 15, 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है, ठीक है। 2 8 और 7 17, 17 किसका होगा? क्लोरीन का, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 20 तक के सभी एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि 2 8 और 6 16, 16 हो गया सल्फर का, ठीक है। ऐसे ही 2 8 और 4 14 हो गया आपका सिलिकॉन का, ठीक है। तो अब देखिए, जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल हुआ, क्लोरीन भी नॉन मेटल हो गया, ठीक है, सल्फर भी नॉन मेटल हो गया, लेकिन जो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड होता है ये, ठीक है, ये मेटलॉइड हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग होता है, ठीक है। द कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन इन मैन इज द, देखिए ये टेस्टिस है, स्पर्म बनता है, स्पर्म इस वॉस डिफरेंस के थ्रू आता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये ब्लैडर में यूरिन जमा होता रहता है, ऊपर से किडनी से आता है यहाँ से, ठीक है। अब ये भी इधर से आके ये दोनों कहाँ पे मिल जाते हैं? इसमें, यूरेथ्रा में। तो ये दोनों कॉमन कौन सा इनकी जो डक्ट, कॉमन डक्ट कौन सी हो गई? यूरेथ्रा हो गई। यानी कि जो स्पर्म का सीक्रेशन होगा वो भी यूरेथ्रा से होगा, और जो यूरिन है, यूरिन का सीक्रेशन भी क्या होगा? यूरेथ्रा से होगा। तो कॉमन क्या है इसमें? तो कॉमन हो गया हमारा यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन नली की दीवार के संकुंचन और प्रसरण को डैश
को गति कहा जाता है। ठीक है, जब हम भोजन को खाते हैं तो किस गति के कारण जो भोजन है वो मुंह से लेके अपने जो पेट स्टोमक तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, कर्मानुकुंचन, ठीक है, गति कहते हैं। देखिए ऐसा होता है, भोजन जाता है, ठीक है, एकदम से भोजन नीचे नहीं चल जाता है, ठीक है, कंप्रेशन और रिलैक्शन होता है। यहाँ पे कंप्रेस होता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर ये मसल से रिलैक्स होती है, फिर आगे बढ़ता है। तो इस टाइप से ये भोजन जाता है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो गया पेरिस्टालिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द, ठीक, तो किसकी जांच के लिए राइनोस्कोप का उपयोग किया जाता है? राइनो का मतलब होता है नाक, ठीक है, नाक। तो राइनोस्कोप का यूज किसके लिए करेंगे? नाक की जांच के लिए, नोज की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉर्ज लेमेत्रे डैश से संबंधित। जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या दिया था? इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी दिया था। बिग बैंग थ्योरी में कि हमारी जो पृथ्वी है कैसे बनी, मतलब एक सूर्य का गोला था, फिर वो मतलब उसमें विस्फोट होता है और ये सारे ग्रह बन जाते हैं। यही इन्होंने दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, बिग बैंग थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब 240 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा विद्युत धारा क्या होगी? ठीक है, बल्ब द्वारा विद्युत धारा क्या होगी? तो आपको पता होगा, पावर का फॉर्मूला पता होगा, P = VI, ठीक है, और क्या होता है? P = I²R, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है V²/R। ये सब पावर के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है? P = VI, क्योंकि V पता है हमें, ठीक है, और P पता है हमें, I निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो P = VI होता है, I निकालना है, ये इसके नीचे चल जाएगा, यानी I = हो जाएगा P/V। P की वैल्यू है 60 और V की वैल्यू है 240। ठीक है, इसको काटेंगे 4 और ये आंसर आ जाएगा इसका 0.25 एम्पियर आ गया इसका आंसर। ठीक है, 0.25, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सारे गलत है, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक हैं? ठीक है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिथाइल मर्क्यूरी के कारण होता है। मिथाइल मर्क्यूरी एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ठीक है, पानी में घुल गया। देखिए मिनीमाता क्या है? मिनीमाता एक जगह है, कहाँ? जापान में एक जगह, जहाँ पे क्या हुआ था कि एक फैक्ट्री से मिथाइल मर्क्यूरी जो तालाब में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पशु और मानव भी बीमार पड़ गए थे। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम आया है मिनीमाता रोग। ठीक है, तो मिनीमाता होता है मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से। ठीक है, और भी होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि जैसे कैडमियम से क्या होता है? इटाई, कैडमियम से होता है इटाई। ठीक है, और नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी जिस बच्चा नीला पड़ जाता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि H'/H है ना, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, इसको क्या कहा जाता है? इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, M = और इसी को आगे करके क्या लिख सकते हैं? -V/U, -V/U भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और मैं आपको और कुछ बताता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण होता है, उसमें जो उसका मैग्निफिकेशन होता है वो होता है +1। ठीक है, +1, यानी कि जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा, तब होगा वो 1। ठीक है, यानी H' = H है तो M की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब H' = H है, यानी जो वस्तु के प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट है जब बराबर होगा, तो उसको हम बोलेंगे उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1 है। और ये किस में होता है? समतल दर्पण में होता है। ठीक है, अब यदि दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब H' क्या होगा? बड़ा हो जाएगा H से। ठीक है, H' यानी जो प्रतिबिंब बनाया है वो वस्तु के प्रतिबिंब से, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? M जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में M 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि जब H' छोटा होगा, H से, तब क्या होगा? M की वैल्यू भी छोटी होगी 1 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और समतल दर्पण की जो मैग्निफिकेशन होता है +1 होता है हमेशा, और प्लस साइन यहाँ पे क्या दिखाता है? प्लस साइन दिखाता है कि ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज को दिखाता है प्लस साइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरा एंड फोना रेफर्स टू, फ्लोरा और फोना किसे कहते हैं? ठीक, फ्लोरा किसी भी एक जगह, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो वनस्पतियाँ होती है उसी को बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं किसी भी एक रीजन में उसको बोलते हैं फ्लोरा। और किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोना। ठीक है, तो वनस्पति हो गए उनको बोलेंगे फ्लोरा, और जो एनिमल्स हो गए उनको बोलेंगे फोना। ठीक है, इसका आंसर क्या? पौधे और जानवर, ऑप्शन नंबर C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि डैश को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जिनको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसको ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, इसको भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है। प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इसको भी ठीक किया जा सकता है चश्मे से। ठीक है, बाइफोकल लेंस लगा के। लेकिन जो मोतियाबिंद होता है इसका क्या होता है? ऑपरेशन होता है। तो इसका आंसर तो मोतियाबिंद हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी बीमारी होती कैसी है। ठीक है, किस कारण होती है ये बीमारी। ये है हमारा आई का डायग्राम। ठीक है, ये है लेंस, उत्तल लेंस लग रखा है आँख में, और इस लेंस को होल्ड करके किसने रख रखा है? सिलियरी मसल ने। ये जो ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है ये सिलियरी मसल है। और इन्हीं के जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में अनयूजुअल थिंग्स होती है, यानी अच्छे से कॉन्टैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं कर पाते, तो उन्हीं की वजह से ये सारी बीमारी होती है। तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है जब ये कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, जब ये सिलेरी मसल कॉन्टैक्ट करेंगे, यदि आपने किसी चीज़ को दबाया तो क्या होगा? पिचक जाएगा ना, पिचक जाएगा यानी वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जब ये दबाते हैं तो जो लेंस होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो भी छोटी हो जाती है, फोकल लेंथ भी छोटी हो जाती है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? जब ये रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स करेंगे यानी आपने किसी चीज़ को दबा के रखा था, आप उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आकार में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लेंस फिर से बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है, इस कारण इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फोकल लेंथ। अब देखते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कैसे होता है। ठीक है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, यानी इसमें हमें निकट की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है कि जो सिलेरी मसल है, ठीक है, सिलेरी मसल है वो क्या होती है? रिलैक्स नहीं हो पाती है, ढंग से रिलैक्स नहीं होती। अब रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो क्या, जो लेंस है वो दबा ही रहेगा। ठीक है, अपनी आकार पे नहीं आएगा, नहीं फैल नहीं पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा लेंस, जिसकी वजह से क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाएगा। अभी बताया था जब फोकल लेंथ कब बढ़ेगा? जब लेंस भी बड़ा होगा तभी फोकल लेंथ बढ़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाता है, फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाता है तो इसकी वजह से इमेज पहले ही बन गया। ठीक है, बनना था यहाँ रेटिना पे पीछे, और बन गया इमेज यहाँ पीछे ही। ठीक है, यहाँ पे बनना था, बन गया पीछे ही। ठीक है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि निकट में ही इमेज बन गया। बनना था रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन गया, इसलिए उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसमें निकट की चीज़ें दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? अवतल लेंस लगा के। ठीक है, अवनी और उर्दू, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अवनी और उर्दू। ठीक है, अवनी उर्दू, अवनी अ से अवतल, नी से निकट दृष्टि दोष के लिए, ऊ से उत्तल, द से दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में जो सिलेरी मसल होती है वो कांटेक्ट नहीं कर पाती, यानी उसे दबा नहीं पाती है, जो लेंस को दबा नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या लेंस लंबा ही रह जाता है, छोटा नहीं हो पाता। यानी छोटा नहीं हो पाएगा तो उसकी जो फोकल लेंस है वो भी छोटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फोकल लेंस छोटी नहीं हो पाएगी तो इमेज बनना था रेटिना पे, बन रहा है पीछे। ठीक है, यानी दूर बन रहा है इमेज, रेटिना से दूर, इसलिए इसको बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्योंकि रेटिना से दूर बन रहा है। इसमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देगी लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देगी दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, इसका निवारण के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा? जो इसका दूर बिंदु है, दूर जो यहाँ बन रहा था लेंस, वो इमेज यहाँ बन रहा था, वो अब यहाँ बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सिलेरी मसल का क्या काम है। और जो एक और है प्रेसबायोपिया यानी जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? उम्र, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है, जो जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, शरीर धीरे धीरे क्षय होने लग जाता है, यानी जो मसल्स हैं वो लूज होने लग जाते हैं। तो आइज़ में भी मसल है, सिलेरी मसल, वो भी अपनी क्षमता खोने लग जाएगा। अब क्षमता खोने लग जाएगा तो क्या होगा? उसमें कॉन्टैक्ट और रिलैक्स जो पावर होती है वो भी खो देगा। इस वजह से ना तो कांटेक्ट हो पाएगा वो ढंग से और ना ही रिलैक्स हो पाएगा, यानी सिलेरी मसल वीक हो जाएगी। इसी कारण तो दोनों प्रकार की डिजीज हो जाती है उसमें, यानी कि निकट वाली भी और दूर वाली भी। ठीक है, तो इसका उपयोग इसको मतलब निवारण क्या है इसका? बाइफोकल लेंथ, बाइफोकल लेंथ लगा देते हैं। नहीं, उत्तर और अवतल लेंस दोनों को मिला के एक चश्मा बनाते हैं बाइफोकल लेंथ, उससे जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दृष्टि दोष क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। ठीक है, तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे में रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया। इसकी एक ट्रिक भी होती है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये ट्रिक है इसकी, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर क्या है? सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। अब हाइड्रोजन से जितने नीचे होते हैं, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे होते हैं ये ज़्यादातर अक्रिय होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये गोल्ड है और ये मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हो गया।
अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी। कॉपर को वही विस्थापित करेगी जो कॉपर से ऊपर होगी। देखिए कॉपर से ऊपर कौन है, इसको मिटा देता हूँ। कॉपर से ऊपर देखिए ये, तो कॉपर से ऊपर क्या है, लेड है, लेड, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लेड। लेड हो गया इसका आंसर। लेड इसलिए करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये कॉपर से ऊपर है, और कॉपर से ऊपर जितनी भी होगी वो सब इसको विस्थापित कर देगी। गोल्ड इसके नीचे है, सिल्वर इसके नीचे, ये सब नीचे है, तो ये नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल जूस इज सिंथेसाइज इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। बाइल जूस का संश्लेषण किस पार्ट में होता है बॉडी के। तो बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट, यानी कि कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है पैनक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। एल्कलाइन मीडियम ये कौन प्रोवाइड करवाता है, तो ये करवाता है आपका ये बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस का काम ये हो गया कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको काम करने के लिए कैसा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराना, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था। हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी पे टिक मत लगा देना, मैडम मैरी क्यूरी भी होता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है उसका आविष्कार यानी उसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, नमक यानी NaCl, सॉल्ट कितना होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में नमक कितना होता है, 0.4%। ठीक है, 0.4% हमारे बॉडी में नमक होता है। ठीक है, और अगर किसी पर्सन का, ऐसे मान सकते हैं किसी पर्सन का वेट है 50 kg, तो उसके अंदर कितना होगा, 200 ग्राम नमक होगा। और ये जो नमक है ये बाहर आता रहता है, ये पसीने के थ्रू बाहर आता रहता है। ठीक है, तो इसकी कमी पूरी होती रहती है, यानी एक तरफ से बनता भी रहता है, एक तरफ से निकलता रहता है पसीने के थ्रू। ठीक है, ओके। और देखते हैं मानव शरीर में टॉप 3 देख लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कार्बन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन। ये टॉप 3 आपको याद होने चाहिए। ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, फिर कार्बन होता है, उसके बाद होता है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली पर रखने पर निम्न से कौन सा तत्व पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये पिछली वाली वीडियो में भी कराया था शायद मैंने। तो कौन सा होते हैं, 2 धातु होते हैं। ठीक है, सीजियम और गैलियम। गैलियम और सीजियम ये 2 धातु होते हैं जो हथेली पर रखने पर ये पिघल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, इनमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, और बाकी जो यहाँ लिखे हुए हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से, जो आपको बताया था आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रिया का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस था उसकी बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा अंग कौन सा है बॉडी का, या फिर सबसे बड़ा ग्लैंड बोलता है यहाँ पे, सबसे बड़ा ग्लैंड या फिर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और ऑर्गन भी है। और अगर सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड बोले, एंडोक्राइन, तब होता है थायराइड। एंडोक्राइन अगर उसके आगे लग गया तब हो गया थायराइड। ठीक है, और अगर कुछ आगे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कुछ नहीं लगा हुआ तो वो लीवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया, ठीक है, मतलब कौन सा कार्य, तत्वों का वर्गीकरण, तो उस समय कितने तत्व मौजूद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य शुरू किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे। तो उस समय हो रखे थे 63 तत्व। ठीक है, 63 तत्व उस समय ज्ञात हो चुके थे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो किसी भी मोमेंट पर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।